नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे हम कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और आज ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। तो आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो बात होगी एसआईआर की, क्योंकि अब दूसरे चरण में चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवा रही है। तो पहले कांग्रेस भड़की थी इस पर, अब ममता बनर्जी भी इस पर काफी ज्यादा भड़क गई हैं। वैसे तो ममता बनर्जी पहले से भड़कती रही हैं, धमकी भी देती रही हैं, लेकिन अब और ज्यादा भड़क रही हैं और ज्यादा खिलाफ में बोल रही हैं, और पश्चिम बंगाल में मुश्किलें पैदा भी कर रही हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार बिहार के चुनावी प्रचार के मैदान में लालू प्रसाद यादव भी उतर ही आए। कल लालू प्रसाद यादव पहली बार चुनाव प्रचार में दिखाई पड़े और उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की। तो लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी पूछा था कि हैं कहाँ, उनका नाम, उनके चेहरे कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो लालू प्रसाद यादव भी आखिरकार मैदान में उतर गए। और इसके बाद सबसे आखिर में आज ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से हमारी बेटियों ने, देश की बेटियों ने महिला विश्व कप क्रिकेट का जीता, उससे ये सब कैसे संभव हुआ। दरअसल विश्वास मिले, अवसर मिले, तो विश्वास और अवसर ने इन बेटियों को पंख दिए। आज इसी पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने भी एक लेख भी लिखा है, उसमें कुछ बड़ी बातें, अहम बातें कही हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। होंगे तमाम सवाल जवाब भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। अगले 24 घंटों तक उम्मीदवार कर सकेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 1314 प्रत्याशी इस चरण में मतदान में। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। एनडीए की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मैदान में। तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने झोंकी ताकत। आज से शुरू हो गया एसआईआर का दूसरा चरण। 3 केंद्र शासित प्रदेशों समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। ममता बनर्जी का विरोध लेकिन जारी। तो बीजेपी ने कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए एसआईआर को बेवजह बनाया जा रहा है मुद्दा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में बेटियों की शानदार जीत पर पूरे देश में लगातार हो रही है चर्चा। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने भी अखबार में लेख लिखकर साल 2025 को बताया बेटियों की उपलब्धि का साल, और कहा विश्वास और अवसर ने रचा इतिहास। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं, वो बात है एसआईआर की। क्योंकि एसआईआर पर जिस तरह से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो गई है, पहले कांग्रेस भड़की थी, अब ममता भड़क गई हैं। पहले भी भड़की हुई थी, धमकी भी दे रही थी। आज से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर का अभियान शुरू हो गया है। तो फ्री एंड फेयर चुनाव के संकल्प में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सबसे अहम पक्ष भी है। जाहिर है कि चुनाव आयोग समय पर मतदाता सघन पुनरीक्षण करके सही वोटर की लिस्ट राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन बिहार के बाद अब शुरू हुए पश्चिम बंगाल में भी और 12 राज्यों में भी, तो बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा उद्वेलित ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, और इसकी वजह खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है, जो सड़क पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर निकल पड़ी हैं। 2026 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने एसआईआर को ही बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो जाहिर है कि एसआईआर का मुद्दा राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआईआर पर लोगों में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की राजनीति भी चल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है इस मामले में। तमिलनाडु भी और केरल भी एसआईआर को लेकर लोगों में शंकाएं भरी जा रही हैं, अंदेशाएं भरी जा रही हैं। तमिलनाडु की जो स्टालिन सरकार है, वो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तमिलनाडु सरकार एसआईआर को संवैधानिक अतिक्रमण मान रही है। उनका तर्क है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि दूसरे फेज का जो ये एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस इन दिनों सक्रिय नजर नहीं आ रही है।
जाहिर है बिहार में जिस समय एसआईआर हुआ था उस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी और चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को झूठा साबित किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां पर भी चुनाव आयोग को कामयाबी मिली थी। तो बिहार में कांग्रेस सहित कांग्रेस की भी याचिका थी बिहार के एसआईआर पर। 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और संवैधानिक अधिकार भी बताया था। लेकिन अब आरोप यह है कि चुनाव आयोग अतिक्रमण करने पर उतारी हुए है। ममता बनर्जी का विरोध हालांकि समझ से परे की बात है, क्योंकि 2002 के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ नहीं, तो जाहिर है कि इस दौर में लाखों मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में बदस्तूर जारी रहे होंगे। इस दौर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाए होंगे। लेकिन इसे अवसर मानने के बजाय अपने ही सरकारी कर्मचारियों को ममता धमका रही हैं। सीधा आरोप अल्पसंख्यक वोट कटने को लेकर लगा रही हैं। जाहिर है कि भारत के नागरिक ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर इस शुद्धिकरण में अवैध घुसपैठियों की पहचान होती है तो इसमें ममता बनर्जी को भला क्या दिक्कत है। और मीडिया की खबर अगर माने तो एसआईआर की प्रक्रिया की खबर के साथ ही पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पार करने की घटना में भी तेजी आ गई है। वहीं स्थानीय कार्यालयों में बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ भी मच गई है, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिनके परिवारों के नाम हैं उनके रिश्तेदारों को कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर फर्जी और पिछली तारीख से दस्तावेज बनाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से 24 जून के बाद जन्म प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की अपील की है और दस्तावेजों की जांच की भी मांग की है। जाहिर है कि कुछ राज्य सरकारों ने चुनाव से पहले एसआईआर को अपने एंटी इनकम्बेंसी की काट में एक बड़ा मुद्दा लगता है ढूंढ लिया है। अपने हार का दोष एसआईआर को ही वो देने वाले हैं और इसीलिए अभी से मैदान भी तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सबसे आगे हैं इसमें। इन सब के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। और भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार ने भी एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि पश्चिम बंगाल का असली मुद्दा तो बेरोजगारी है। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसआईआर पर बहुत कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, विकास सिंह और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। अब सुनिए कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। সিআইএসএ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও ওকে দেখবো। আয় সুকান্ত আয় আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো আমাদের লোক। কোনো সিআইএসএফ থাকবে না, কোনো বিএসএফ থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়। আয় শুভেন্দু আয় 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 ওরে শুভেন্দু পাঠা
ছাগল পাটের শুভেন্দু আয় সিআইএসএফ ছাড়া আয় তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নে তুই দেখ বল তোর বাপকে শিশির না মোদি বল আয় তুই দেখে যা চলে আয় শুভেন্দু আয় পুলিশ ছাড়া তুইও থাকবি পুলিশ ছাড়া আমরাও থাকবো বাড়ি ফিরবি কিনা দেখে নেব उबल रहे हैं कल्याण बनर्जी, टीएमसी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड वाली जेपीसी में बोतल तोड़ दिया था, अब कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एसआईआर पर, लेकिन इस गुस्से की वजह क्या है, इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से, साथ में हमारे साथ विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सिंह भी, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम चर्चा करते हैं इस खबर पर कि क्या कुछ एसआईआर को लेकर चल रहा है। विकास सिंह और विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं विकास के पास चलता हूं। विकास, उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर आज एसआईआर की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, इतने ज्यादा वोटर, हाँ, वहां पर विरोध के उतने स्वर उत्तर प्रदेश में नहीं सुनाई पड़ रहे हैं जितने कि पश्चिम बंगाल वगैरह से अभी हमने रिपोर्ट में दिखाई भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी। क्या इससे ये निष्कर्ष ना निकाला जाए कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जो सरकारें हैं वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहाना बना रही हैं एसआईआर को, जो कि उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं होता, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इसका इस तरह का विरोध नहीं है? देखिए लालचंद जी, शुरुआत में तो विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन धीरे धीरे जब निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषणा की गई और उनकी मीटिंग हुई उनके साथ में, इसके बाद उनको शायद समझ आ गया है कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी था और ये अत्यंत आवश्यक है एक स्वस्थ अच्छे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि एसआईआर में वो तमाम सारी चीजें होंगी जो दशकों से नहीं हुई हैं। तो 2003 के बाद जब अब किया जा रहा है, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, तमाम सारे लोगों ने अपने स्थान बदल दिए हैं, अलग चले गए हैं, और नए जो नाम है उनको भी शुद्धिकरण किया जाएगा, त्रुटिपूर्ण नाम अगर जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं जब चुनाव होता है तो मतदान केंद्रों पर तमाम सारे लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिनके नाम नहीं रहते हैं, जो कहते हैं ये सारी समस्याएं समय की जरूरत थी, इसी कारण ये किया गया है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ यहाँ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उनको प्रॉपर हर चीज पे बताया गया। चूंकि जो आज से शुरू हुआ है एसआईआर, तकरीबन एक माह तक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं, 16 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, तो इतने वोटरों के लिए तकरीबन जो शुद्धिकरण करना होता है वो बेहद ही खास होता है। तो अलग अलग जगह बीएलओ आज पहुंच रहे हैं और हर बीएलओ को एक दिन में 50 फॉर्म भरवाने होंगे और फॉर्म भरवाने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। और निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहा गया है राजनीतिक दलों से कि वो भी अपने बीएलए वहां पर नियुक्त करें हर बूथ पर। तो जो एजेंट होंगे राजनीतिक दलों के, वह भी वहां पर देखें किस तरीके से काम चल रहा है और सहयोग करें भारत निर्वाचन आयोग के इस कार्य में, जो बेहद ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए इस समाज में। क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जिस तरीके से अवैध रूप से नाम जुड़ जाते हैं और ढेर सारे, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, इन सब के नाम एक बड़ी फहरिस्त हो गई है और इन सब की लगातार शिकायतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मतदाता सूची बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगी और भारत के नागरिक के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं सेफ होंगे इससे। बिल्कुल, उसके बावजूद आपत्ति है। बताइए, जब इतनी चीजें, इसमें शुद्धिकरण से भी आपत्ति, लोग पहले कहते थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, वो तो मुद्दा समझ में आता है, शुद्धिकरण के खिलाफ भी आपत्ति है। और विनोद जी, आपत्ति तो यहाँ तक है, कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। बोतल तो तोड़ चुके हैं कल्याण बनर्जी पहले ही, अब कह रहे हैं कि वो पैर भी तोड़ देंगे। आखिर टीएमसी इतनी खार क्यों खाई हुई है? किस बात की इतनी ज्यादा घबराहट है टीएमसी को, जिससे कि इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं? सिर्फ कल्याण बनर्जी की बात नहीं है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई तरह की धमकियां दे चुकी हैं। विनोद जी, देखिए, खास बात यह है लाल जी कि आज से ये जो 12 स्टेट में एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, बीएलए की ट्रेनिंग हो चुकी है और सारे बीएलओ जो हैं वो इसके बाद से आज से ये प्रक्रिया लेके जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, विकास जो बता रहे थे कि फॉर्म लेके 50 घर एक दिन में कम से कम वो जरूर फॉर्म भरवाएंगे जी।
अब ये सवाल है कि इस दौर में ममता बनर्जी की जो खींच है उसके कारण आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने कभी भी इस एसआईआर के खिलाफ में ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। न इंडिया गठबंधन ने बिहार एसआईआर को लेके जो एक अपना तेवर दिखाया था, वो तेवर में कांग्रेस पार्टी अभी आगे है। तो आखिर ये सामने में तो दिख रहा है कि बाकी 2-3 स्टेट को छोड़ के बाकी किसी स्टेट में ऐसे एसआईआर को लेके विरोध क्यों नहीं है। तो सिर्फ केरल में सीपीआई को वहां प्रॉब्लम है, तो कांग्रेस पार्टी वहां क्यों चुप है। तमिलनाडु में अगर डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंची है इस एसआईआर को एक संवैधानिक अतिक्रमण बता के, तो फिर वहां कांग्रेस उनके गठबंधन में है, वो क्यों चुप है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने का जो ये आप अभियान देखते हैं, आज से दिन में अगर वो सुबह से सड़क पे निकली हैं और लोगों को बता रही है कि एसआईआर कैसे लोगों का वोट काट देंगे, तो वो डेफिनेटली अपना एक चुनावी मुद्दा ढूंढ रही हैं। ममता बनर्जी अपने सरकार के 15 साल में जो करप्शन है उनका जी, लगातार जो कानून व्यवस्था का जो सवाल उठा है, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जितने उनके अपॉइंटमेंट के हैं वो सारे फर्जी होके और वो सारे लगभग वो कैंसिल हो रहे हैं। 22,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। इस हालत में ममता बनर्जी एसआईआर को एक तिनके का सहारा ढूंढ रही है और वो उनको लग रहा है कि हम इस मुद्दे को लेके एक भावनात्मक इस रूप में माइनॉरिटी को इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि भाई ये सीधे सीधे आपका वोट काटा जा रहा है। और ये बात मानी हुई बात है कि ममता बनर्जी के साथ में अगर वो थोक में ममता बनर्जी का के लिए अगर वो मुस्लिम मतदाता वोट करते हैं तो उनको बाकी मतदाता से ज्यादा जरूरत है भी नहीं। अगर 30-32% के वोट में अगर उनको 5-6% भी मिल जाए शहरी वोटर्स में और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का, तो उनकी सरकार बन जाती है। तो वो इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण क्या है, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि ये मुद्दा बंगाल में चले। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी का आपने बाइट सुना है और वो जिस तरह से भड़का रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बंगाल में एक हिंसा का तांडव हो, जिससे कम से कम चुनाव के साथ में जो अगले साल चुनाव है, तो ये कम से कम लोगों को ये बात का पता चले कि ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। तो ये सब चीजें जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे अभी एक हफ्ते में आप देखेंगे कि सब कुछ ये रंग बदल जाएगा। हाँ, रंग बदल जाएगा। कुछ कुछ रंग बदला भी है, हमने रंग बदलते हुए देखा है। सीए पे देखा है, वक्त पर देखा है, सब पर देखा है। पहले खूब जो है जोर शोर से उठाते हैं, लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारी जब दिल्ली में सरकार बनवाइएगा तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। प्रसेनजीत, कैसी तैयारी कर रखी है टीएमसी ने? टांग तोड़ने की, पैर तोड़ने की धमकी तो मिल ही रही है। जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है क्या पश्चिम बंगाल में कि एसआईआर जब कभी भी होगा, बीएलओ आएंगे, लोग आएंगे, तो या फिर दूसरे दलों के कार्यकर्ता है तो उनके पैर को तोड़ने की पूरी तैयारी है क्या टीएमसी की? अरे लालचाँद, आप ऐसे लोगों के ऐसे भड़काऊ भाषण सुना दिए हैं कि मेरा नेटवर्क चले गए। ओल्लो, तो हालत ऐसा ही है। लेकिन आप हिम्मत वाले हैं, देखिए दोबारा नेटवर्क आ भी गया आपका। जी। तो बंगाल में इन लोगों का स्थिति ऐसा है। ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतना सोचते हैं कि अभी उनका जो ये एसआईआर के खिलाफ, मैं घटना, आपको पता है कि मैं इतना आजकल ममता बनर्जी की राजनीति के बारे में कुछ कहना, ये आजकल मेरा रुचि के खिलाफ चला गया है। पूरे देश की जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है, आप जानते हैं, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, उसके सामने इस वक्त करीब 150 से 200 डेसिबल माइक लगा के ममता बनर्जी देश की लोगों को समझा रहे हैं कि ये एसआईआर कितना खतरनाक है। आप सोचिए, ममता बनर्जी की राजनीति, वो सादगी जिंदगी जीने की बात कह रहे हैं और देश की सबसे पुरानी हॉस्पिटल कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के सामने 150 से 200 डेसिबल आवाज की माइक लगा के लोग रहे कि ये कितना खराब है एसआईआर देश के लिए। ये उनका राजनीति इतनी निचली स्तर पर पहुंच गई है। वहां पे दूसरा एक हॉस्पिटल है, इस्लामिया हॉस्पिटल। लोग मुझे फोन करके पूछ बता रहे हैं कि दादा ये है ममता बनर्जी के आजकल का राजनीति, जो तो सही है। उनके सामने कोई
फिर से उनको आपका नेटवर्क किसी दादा तरह अटक से रहा वो है, 30-32% धमकी की का असर हो रहा है क्या? फिर से नेटवर्क अटक रहा है। का जो 32% की जो राजनीति है, 30% राव किसी ना किसी तरह उन्होंने आने वाले चुनाव में ईवीएम तक पहुंचाने की कोशिश में है और उसके लिए किसी भी स्तर पर वो जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और उसी के लिए एसआईआर के खिलाफ उनका ये राजनीति बिल्कुल है। हमने वो स्तर भी देखा है दादा कि राज्य में किसी ने किसी भी वजह से आत्महत्या की, उसको जो है एसआईआर और एनआरसी से ला करके जोड़ देती है टीएमसी, ये भी हमने स्तर देखा है। फिलहाल शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जोड़ लीजिए। आज 4 तारीख, हाँ जोड़ लीजिए। आज 4 तारीख है, 4 नवंबर है, 4 दिसंबर तक किसी ना किसी तरह ये कल्याण बनर्जी या बाकी लोगों से उसका कर मुर्शिदाबाद ना बन जाए, जब तक मालदा ना बन जाए, मेरे ख्याल से तब तक ममता बनर्जी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए ममता बनर्जी जो अभी प्रसेनजीत दास जिक्र कर रहे थे ना कि हॉस्पिटल के बाहर भी कितना 150-200 डेसिबल का वो वहां पर शोर करके और वो एसआईआर के खिलाफ के सामने से, हाँ वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे थे दादा। शुक्रिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दास जुड़ने के लिए, विकास जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा क्योंकि हम आगे चल करके खास चर्चा करने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव भी आखिरकार चुनाव प्रचार के मैदान में उतर ही आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सवाल पूछा था कि हैं कहाँ, तो उतर आए कल। और क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा और बिहार प्रचार का रंग कैसा चल रहा है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई है खास चर्चा की, खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा हम करने वाले हैं बिहार चुनाव और उसके प्रचार पर, क्योंकि चुनावी जंग में आखिरकार लालू प्रसाद यादव भी उतर ही आए। पहले फेज के मतदान में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और आज शाम से ही पहले फेज के चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएंगे। लेकिन आखिरी मौके की सियासी जंग बिहार में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में जमकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। सहरसा की एक रैली में लोगों से उन्होंने पूछा, आरजेडी वाले कौन सा पाप छुपा रहे हैं? महागठबंधन के पोस्टरों से एक फोटो ही गायब है। कुछ नेताओं की फोटो इतनी छोटी लगाई गई है कि दूरबीन से देखना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सालों साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार में जंगल राज लाए, वो पोस्टर से गायब कर दिए गए हैं। जिनके परिवार के इतने सारे लोग चुनावी मैदान में हैं, फिर छुपा छुपाई क्यों हो रही है? हालांकि शाम में फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाहुबली रीतलाल यादव के प्रचार में रोड शो पर उतर आए। जमानत पर छूटे लालू प्रसाद यादव ने अब तक चुनाव प्रचार से अपने को दूर ही रखा था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। बयानों के महासंग्राम में तेजस्वी की हर कोशिश अपने अतीत को जनता के बीच आने से रोकने की है क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि महागठबंधन नीतीश कुमार के पिच पर खेलने को मजबूर है। नीतीश कुमार के हर विकास योजना और कार्यक्रम में बोनस जोड़कर लोगों के बीच तेजस्वी जा रहे हैं। आज उन्होंने जीविका दीदी को एक मुश्त 30,000 रुपए देने की बात कही। मुफ्त योजनाओं की बौछार दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन चुनावी फिजा में चर्चा बयानों को लेकर ही ज्यादा है। विकास बनाम विकास के मुद्दे पर चुनाव को लाने में जनता की भूमिका भी अहम है। एनडीए बनाम महागठबंधन की चुनावी जंग में और भी कई बड़े महारथी हैं, जिनके बयानों से भी सियासत का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। आरा की एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली।
महागठबंधन में खींचतान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इनसे तेजस्वी ने जबरन छीन लिया। योगी आदित्यनाथ ने उधर पप्पू, टप्पू और अप्पू को परिवारवाद के 3 चेहरे लोगों के सामने रखकर उनकी राजनीतिक विरासत को चुनौती देते हुए कहा कि ये कभी आम लोगों के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो बात सिर्फ एनडीए की नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने एक चुनावी लेख में फिजा और ज्यादा गरमा दिया अपने लेख से। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है, वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अपनी बेबाकी के लिए थरूर मशहूर हैं, लेकिन थरूर का यह आलेख नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटती कांग्रेस की सियासत पर एक बड़ा सवाल भी है। शशि थरूर मानते हैं कि भारत में वंशवाद की जगह योग्यता की स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए। अब सवाल यह है कि बिहार में जातिगत आधार को टिकट बांटने में प्रमुखता दी गई, लेकिन मेरिट की जगह परिवार को ही ज्यादा प्रेफरेंस वहां पर मिले हैं कई पार्टियों में। आरजेडी और सपा के नायक स्वयं परिवार से ही हैं, वहीं राहुल गांधी परिवार की सियासत को कांग्रेस की सियासत का फेस बनाए हुए हैं। फिर दूसरे परिवार को भला कैसे रोका जा सकता है जब बड़े बड़े परिवार इस तरह से उतरेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब होने को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया था। सुनिए जरा। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। तो प्रधानमंत्री ने जब सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव कल प्रकट हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव प्रकट हुए चुनाव प्रचार में और कहा कि चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में ही आएंगे और उनका बेटा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। चलिए चलिए, इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपने एक बयान से, अपने एक लेख से
राजनीति को गरमा दिया है तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के राजनीति में परिवारवाद वाले लेख को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय राजनीति एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस बन चुकी है। और पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने इसकी जड़ जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, जिसने इस पूरे विचार को एक प्रकार से स्थापित कर दिया है कि राजनीतिक पद आपको अपने जन से मिलती है, और इसीलिए जो उन्होंने सच्चाई बयां की है इस आर्टिकल में, 7-8 साल पहले मैंने भी ये सच्चाई बयां की थी नामदार नेपोकिड राहुल गांधी को, तो मुझे तो दूध में से मक्खी निकालते वैसे फेंक दिया। अब मेरी केवल इतनी ही अपेक्षा है, इतनी दुआ है कि भाई शशि थरूर जी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ किया। तो बहुत सारे मुद्दे इन बिहार चुनाव के प्रचार, आज पहले चरण का आखिरी दिन है, कुछ देर में प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं बिहार चुनाव के प्रचार में, और क्या कुछ प्रचार की दशा दिशा चल रही है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक मौली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मयंक जी। साथ में डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, आरजेडी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुज कुमार तरुण जी आपका भी, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार दे रहा हूं। विनोद जी, मुझे तो लगता है कि बिहार के चुनाव प्रचार से लेकर के और शशि थरूर जी के बयान तक पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि बिहार में चुनाव हो, उसका प्रचार हो तो जरा रंग तो जमना चाहिए। वो रंग अब जमता हुआ बिल्कुल पूरा दिखाई पड़ रहा है, पूरे शबाब पर है रंग, क्योंकि सारे मुद्दे लगभग जो है उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, मुझे लगता है कि आज शाम से पहले फेज का जो 121 विधानसभा के चुनाव होने हैं जी, उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे। दूसरे फेज के चुनाव की तैयारी आज से सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो बिहार में बयानबाजी के जो तीर चल रहे हैं, क्या उसका भी कोई असर है, या फिर ये तीर जो है वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं। किसका नैरेटिव चलता है ये 14 तारीख के बाद ही इस बात को समझ में आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारे चीजों को लेके आरजेडी का जो इस पूरे महागठबंधन के अभियान में, पहले आप दिन से देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस को लेके ये दोनों के बीच में चलता रहा कि राहुल गांधी लीडरशिप लेंगे वोट अधिकार यात्रा में या तेजस्वी लेंगे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा से शुरुआत की थी, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए फिर सीन से, ये बात भी उन्होंने लिखा। तो शशि थरूर जो लिख रहे हैं, उन्होंने जो आलेख लिखा है कि वो आलेख है कि इंडियन पॉलिटिक्स आर द फैमिली बिजनेस, शायद यही आलेख का नाम है। तो क्या ये भारत की राजनीति पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस है कि फैमिली बिजनेस में सिर्फ परिवार के लोग ही अपने परिवार के सरोकार और उस बिजनेस को ही बढ़ाने के लिए अपने अपनी राजनीति को अपने सुविधा से उठाते और चलाते हैं? तो ये बात तो बिहार में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन रैलियों में इन चीजों को एक्सपोज किया है जी, कि आप तेजस्वी यादव 15 साल की अपनी राजनीतिक विरासत को सिर्फ फैमिली बिजनेस चलाने के लिए, लालू यादव को, इतने बड़े नेता बिहार के हैं, कद्दावर नेता है, उनको आप पोस्टर से गायब कर दिया। तो पीएम तो कह रहे हैं भैया उस पोस्टर में दूरबीन से भी देखने से नहीं दिख रहा है, कहाँ है पोस्टर में, कहाँ वो बड़े नेता गायब हो गए हैं, क्यों छुपा छुपाई का खेल चल रहा है? तो फैमिली बिजनेस की बात जब आप करते हैं तो ये बात हमें और आपको देखना चाहिए कि बिहार में इन दिनों जो भी पिछले कई अरसों से आप देखते हैं कि कुछ परिवारें हैं जो परिवारों तक की सियासत जो है वो पूरे विधानसभा, लोकसभा से लेके और लोकल बॉडी इलेक्शन तक ये परिवारों तक जब सिमटती जा रही है, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है, ये बात भी बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल उठ भी रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी कि क्या ये महज संयोग है कि कल ही प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और कल लालू जी, हालांकि बीमार हैं, लालू जी बीमार हैं, वो गाड़ी से नहीं उतरे, गाड़ी में रहकर ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लेकिन क्या ये महज संयोग है कि प्रधानमंत्री ने उठाया, ये बात उठाई और लालू जी प्रचार में आए? क्या ये महज संयोग है? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि लालू जी का स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने प्रचार से दूरी बना रखी है।
अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए तो जरा अनुज जी। अनुज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए तो। अनुज जी की आवाज हमें तो नहीं मिल रही है। अनुज जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत है। ठीक है, आपकी आवाज को मैं ठीक करवाता हूं अनुज जी, उसके बाद आपसे बात करूंगा। फिलहाल मयंक मौली जी के पास चलता हूं। मयंक जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या मतलब एक तरह से लालू जी को इनवाइट कर दिया क्या चुनाव प्रचार में, ये मुद्दा उठा करके कि लालू जी हैं कहाँ, ये सवाल उठाया और लालू जी प्रकट हो गए शाम में। भले वो गाड़ी से नहीं उतरे प्रचार करने के लिए, लेकिन आ गए चुनाव प्रचार में, कूद गए। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से उनको आमंत्रित कर दिया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ एक तंजिया बात कही थी कि पोस्टरों से जंगल राज के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी क्यों गायब हैं, जबकि उन्हीं के सुपुत्र जो हैं, जो कि खुद 420 या 467 के आरोपी हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रखा है उन्होंने। तो फिर माता पिता से बैर क्यों? ये माई बाप की पार्टी बताने वाले अपने माई बाप की ही तस्वीर गायब कर रखे हैं। तो उसी को लेके एक तंजिया बात कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन देखिए, उसके बाद सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी, जो कथित तौर पे बीमार हैं और बेल पर रिहा हैं अपने स्वास्थ्य कारणों से, और कहिए उनकी जमानत में जो शर्तें दी हैं, उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए बकायदा कल वो कूद पड़े चुनावी मैदान में। उनकी दो जिंदगी है आमतौर पे, एक मेंटोस जिंदगी, जब वो कोर्ट जाते हैं तो आप उनको व्हील चेयर पे देखेंगे, बीमार दिखाई देंगे, और जब आम जिंदगी में देखिएगा तो हर एक दो दिन बीच करके वो अपनी ऐसे ही गाड़ी में सैर को निकलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, अपने नाते पोतियों के साथ बैठ करके हैलोइन मना रहे हैं। और ये दूसरी बात है कि महाकुंभ को वो फालतू बताते हैं और छठ को वो लोग ड्रामा बताते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है जो लालू परिवार का या गांधी परिवार का, वो हमेशा गाहे बगाहे सामने आता रहता है। और रही बात, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई या जिन भी जांच एजेंसियों के मामले में ये बेल पर रिहा है, उन्हें बाकायदा इनकी बेल को क्वेश्चन करना चाहिए, रिट पिटीशन दायर करना चाहिए कि भैया जिस व्यक्ति को कोर्ट ने कई शख्स हिदायत के साथ बेल दिया था कि ना आप किसी राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे और ना ही तो आप कोई राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, उसके बाद भी देखिए ये अपने कैंडिडेट का प्रचार में निकल जाते हैं। तो वो एक ये तो आप भी कर सकते हैं, एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक मामला बनता है। ये तो आप भी कर सकते हैं, आपकी पार्टी भी कर सकती है। बिल्कुल सर, अभी तो मामला कल ही हुआ, उसको देखा जाएगा। अब तो बिहार की जनता भी देख रही है लालू प्रसाद यादव जी का दोहरा चरित्र कि बैडमिंटन खेलते वाले लालू प्रसाद यादव जी जब कोर्ट पहुंचते हैं तो किस कदर लाचार और बीमार, व्हील चेयर पे शॉल ओढ़े, बाकायदा मासूम सी अपनी वो तो मुंह बना करके जाते हैं, और बाकी समय पे उनका कहिए घोर जो ये अवसरवादी चेहरा है वो सामने दिख रहा है। तो बिहार की जनता जानती है। और यही रही बात जो अभी हम लोग आपके इंट्रो में सुन रहे थे, परिवारवाद संदर्भित, तो चाहे गांधी परिवार हो चाहे लालू परिवार हो, मुगल राजवंश से बड़ा राजवंश है, उनसे ज्यादा घातक राजवंश है ये बिहार की और केंद्र की राजनीति में। और बिल्कुल सही फरमाया थरूर साहब ने कि ऐसी जो राजनीतिक दुकानें हैं, इनका कहिए कि अब बंद होने का समय आ चुका है। नहीं तो इनके जो जितने चरण चंबुक हैं, उनको कहिए जब भी गांधी परिवार या लालू परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होता है, खुशियां जश्न उसी डे वन से मनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल कहिए कि एक लोकतंत्र में, स्वस्थ कड़वी सच्चाई है आज की राजनीति में। सही बात जी, बिल्कुल। इस तरह की परिवारवादी राजनीति और इस तरह की मतलब घोर कहिए कि मैंने शब्द नहीं मिल पा रहे मुझे इस बात को कह पाने को, मगर ये पूरी तरीके से इसका निषेध होना चाहिए और थरूर साहब की बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब लगता है अनुज जी की आवाज हमें मिल जाएगी। अनुज जी, क्या ये महज संयोग है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और लालू जी प्रकट हो गए? ऐसा है कि हमारे लिए मुद्दा नहीं थे और मुझे दुख हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इतने सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ बिहार की जनता की समस्याओं को देखने की बजाय पोस्टर में तस्वीर ढूंढ रहे हैं। मुझे दुख होता है कि एज ए प्रधानमंत्री बिहार की समस्याओं पर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई पे एक शब्द नहीं बोलते हैं और एक बेकार चीजों पर है जो कि अपना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो अपनी भाषण को क्यों भूल जाते हैं? बिहार जब भी आते हैं
तो जुमलों की बरसात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला, उस पर क्यों नहीं बात किए? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, जो उन्होंने घोषणा किया था, क्यों नहीं बना? दरभंगा में एम्स शुरू हुआ, क्यों नहीं उस पर बात करते? तो कुल मिलाकर ये है जो कि मुद्दों की बात, मुझे दुख होता है कि देश पर बैठा हुआ आदमी किसी आदमी का पोस्टर ढूंढ रहा है और अपने जंगल राज की बात कर रहे हैं, जबकि डेटा बताता है कि 65,000 हत्याएं आपके यहाँ होंगी, 1,25,000 बलात्कार हो गए, 3 लाख चोरियां हो गई, गोपाल खेमका साहब के घर के सामने मार दिए जा रहे हैं, अस्पताल में घुस के हत्या हो जा रही है। इन तमाम मुद्दों को भूलकर अब बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि यहाँ जंगल राज था। बताइए, खैर हालांकि मैं इनको दोषी नहीं, क्योंकि इनको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ बिहार की सत्ता में आने का। ये तो फिर हमेशा है जो कि 3rd नंबर के साथ पार्टी के साथ गठबंधन करके जो कि सरकार में रहे। दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात आपके माध्यम से सुन रहा था, आप जरा इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ जरा उसकी समीक्षा कर लीजिए आप जी। कौन कितने परिवार को टिकट दिया है, निकालिए मेरा लिस्ट। आप बीजेपी ने 14 परिवार वाले को टिकट दिया, जनता दल यू ने 16 परिवार को दिया। इनके जो 2 एक चेला एक भक्त हैं, वो तो समधी, बहू, दामाद सबको उतार दिए। अच्छा। एक तो भांजा को उतार दिए। सम्राट चौधरी किसके पिता है भाई? कहाँ, किस पार्टी में है? विजय सिन्हा किस पार्टी पहले में? आप ही की पार्टी में होते थे। नहीं, अभी की बात करिए, हम तो हम पर इल्जाम लगा ही रहे हैं आप परिवारवाद। ठीक, हम पर तो आप लगा ही रहे हो। ठीक है, तो किस मुंह से, किस बेशर्मी के साथ ये परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, बताइए? ठीक है। कुल मिला के बिहार, अरे लालू जी पे मयंक मौली जी दीजिए जवाब। मयंक मौली जी जवाब दीजिए। लालू जी तो जनता के बीच में है, आपने देखा नहीं? मयंक जी जवाब। जनता के बीच में वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है, सड़कों पे हैं, लालू जी सड़कों पे हैं, जनता के बीच में है। अरे तड़ीपार तो आपके भी गृह मंत्री हैं, तड़ीपार तो आपके गृह मंत्री को मतलब है संविधान तड़ीपार का जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तड़ीपार का कानूनी पहलू समझ लीजिए। और सजा याफ्ता कन्विक्टेड चारा चोर, पंजीकृत अपराधी लालू प्रसाद यादव विचाराधीन कैदी नहीं, सजा याफ्ता व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य कारणों से बेल पर रिहा है, जिसकी की जमानत की शर्तों में ये लिखा हुआ है कि वो किसी तरह के राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा नहीं बन सकता है, वो व्यक्ति कैसे अपने बेल की जो कहिए अनुबंधन है उसको तोड़ करके चला जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए? ये मुगल राजवंश से भी खतरनाक राजवंश है ये परिवारवाद वाली पार्टी वाले लोग। और जंगल राज क्यों नहीं याद दिलाएंगे? और क्यों नहीं याद दिलाएंगे जंगल राज? सजा याफ्ता चार देखिए इनके पोस्टर बॉय कौन है? तेजस्वी यादव जो कि खुद कही है दफा 420 और 467 के आरोपी हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्थापित चारा चोर, सजा याफ्ता मुजरिम। इनका राजवंश का परिवार का एक एक व्यक्ति, दीदी जी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, जीजा जी और सारे के सारे बेल पर यहाँ हैं। ये जंगल राज की बात ठीक है। ये सारे मुद्दे आप लोग बिल्कुल सब पूरे प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं ना। बिहार के वोटरों के बीच में आप लोग ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं। बिहार के वोटरों के बीच ये मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं ना। किसने कैसा परफॉर्म किया, किसके यहाँ कितना परिवारवाद है, जनता देखेगी। विनोद जी आपके पास 1 मिनट रुक जाइए। प्रमोद जी अगर मुझे इजाजत दें, आप लोग बढ़िया। प्रमोद जी 1 मिनट। ठीक है, अनुज जी 1 लाइन बोल लेंगे। अनुज जी बोलिए 1 लाइन। नहीं, अगर मुझे बोलने का, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बीच में क्यों मिर्ची लग जा रही है? नहीं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था बोलने। नहीं, बीच में आपने बोला, मेरी बारी थी, मैं बोल रहा था। डिबेट में जंगल। अच्छा, आप अपनी लाइन रख दीजिए। एक चीज बताइए लालचंद जी, मैं मानता हूँ आप ही को मैं दे रहा हूँ, आप ही के लिए बात कर रहा हूँ, आप ही के लिए। अनुज जी 1 मिनट की इजाजत दीजिए मुझे। 1 मिनट बोलिए। आप जिस परिवारवाद के लिए बात कर रहे थे दोनों प्रवक्ता, इसलिए मैं बीच में आया, नहीं तो आप लोग बढ़िया डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों को तो आपसे ही ज्ञान लेना है। बिल्कुल। सवाल ये है इम्पोर्टेंट, पहले आप सुनिए, अब सुन लीजिए। परिवारवाद किसे कहते हैं, यह बात बिहार में लोगों को बताने की बात जरूरत नहीं है। समझ रही है। सुनिए सर, लालू यादव जी, सुनिए तो सर, धैर्य रखिए। लालू यादव जी बीमार हैं। लालू यादव आपके पास आएंगे ना। लालू यादव जी बीमार हैं। लालू यादव जी बरसों से जेल में रहे। सुनिए, लेकिन लालू यादव के अलावा आरजेडी का कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक तरीका हमारा आपके आरजेडी के संस्थापक और आरजेडी के वही प्रेसिडेंट अभी तक बने। सर्वे सर्वा। अभी आप यही शशि थरूर जो बात कह रहे हैं वो कोई बीजेपी के नहीं कहे, और उन्होंने मौलिक सवाल पूछा है। वो तो आपके मौलिक सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को छोड़ के और सपा में कोई अध्यक्ष हो सकता है?
कोई सीएम का चेहरा हो सकता है, यही बात उन्होंने कहा। बड़े ये पदों की बात फैमिली हो रही है, बिजनेस सही जो बात। है, अब आप गांधी परिवार को ही देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन आप उसके परिवार के फेस कौन है? अनुज जी फिर बात किसी की आ नहीं पाएगी ना। अनुज जी मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बीजेपी में आऊंगा परिवारवाद नहीं है। आप बोलिएगा। अनुज जी सुनिए तो सही, ऐसे तो बात ही नहीं आ पाएगी फिर। अनुज जी एक मिनट अनुज जी, आपको अपने मेरी भी अरे मैं आप ही की बात मैं कर रहा हूं, आपके पास आऊंगा, मैंने बोला है, आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आऊंगा ना अनुज जी, अनुज जी मैं आपके पास पक्का आऊंगा। अच्छा सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं है तो आप क्या लगता है कि ये आरजेडी का मंच है? अनुज जी मैं आऊंगा, एक मिनट, अरे आप सुनिए तो लोगों का भी। एक मिनट अनुज जी मैं आऊंगा ना, मैं बता रहा हूं। आप सुनेंगे नहीं, मैं आप आऊंगा, डिबेट करने पक्का आए आऊंगा हैं। आपके पास। एक मिनट, आप डिबेट करने आए हैं कि आपको लगता है कि अपनी हमने शर्तों आपको पर मंच डिबेट दिया? करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर डिबेट अपने ढंग से डिबेट करना चाहते, नहीं तो कैमरा ऑफ। नहीं कैमरा ऑफ कर दिया, इसलिए कह रहा हूं कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि अपनी शर्तों पर डिबेट अपने ढंग से डिबेट करना चाहते हैं। ये भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन का मंच है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। आप ये सवाल है कि अगर लालू यादव इस बात को पटना के रोड शो में, दानापुर के रोड शो में कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा ये लालू यादव बनाएंगे कि बिहार की जनता बनाएंगे? जी ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने पार्टी को एक फैमिली बिजनेस बना दिया है। ये बात इसलिए आपके, अभी आप राहुल गांधी का अभी आप देखिए वहां कैंपेनिंग, आप वहां पे प्रियंका गांधी का कैंपेनिंग देखिए, तो ये बात कह रहे हैं शशि थरूर कि भाई ये मेरिट का आप पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में क्यों जगह नहीं मिल रही है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी से अछूती है, ठीक है, या वो दूसरी पार्टी जो है इसमें, अभी चिराग पासवान के बारे में बोल रहे थे, मैं वही कह रहा हूं कि ये सवाल तो मयंक मौर्य जी से भी हम पूछेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं और उसमें अगर आप मेरिट को जगह नहीं देंगे, सिर्फ परिवार और फैमिली बिजनेस ही चलेगा, तो फिर इस लोकतंत्र के बारे में इस देश को सोचना होगा। पीएम मोदी खुद लाल किला से कह चुके हैं कि यहाँ इस देश में वंशवाद, भ्रष्टाचार और ये सांप्रदायिकता, ये सबसे बड़ा रोग है। मयंक जी कमोबेश लागू तो होता है, आपके सहयोगियों पर भी ये बात तो लागू होती है, परिवारवाद वाली आपके सहयोगियों पर भी? जी देखिए, परिवारवाद की परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिभाषित की थी। एक है कि भाई ये अगर किसी नेता का बेटा अगर नेता बनने आता है तो इसमें जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसमें दोष नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें परिवारवाद नहीं शामिल है, बट उसमें वैसा दोष नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस परिवार में जो खास तौर पर विशेषकर गांधी राजवंश में पैदा हुआ बच्चा ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, चाहे उसी के हाथ में ये वाला दावा भी ना मयंक जी आप अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं, मैं मान गया ये बात आप अपनी पार्टी बीजेपी के लिए कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन आप अपने सहयोगियों के लिए ये दावा कैसे करेंगे? मैं सर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगली लाइन तो आपको बताता हूं। परिवारवाद के नाम पे सत्ता में आने के बाद से पूरे परिवार कहिए, समूल गांव के समझिए कि एक पशु तक को जो कहिए सरकारी खजाने लूट की छूट दे देना, वो परिवारवाद है। और उस परिवारवाद पे माननीय प्रधानमंत्री, चलिए समय की कमी है, उंगली उठाई। शुक्रिया मयंक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा अनुज जी भी जुड़े थे आरजेडी की तरफ से, हमने पूरा अवसर दिया उनको, अपनी बात रखनी चाहिए, इस तरह मंच छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं है। और अपनी शर्तों पर तो डिबेट हो नहीं सकता कि जैसे हम चाहें वैसे ही डिबेट करेंगे, ये नहीं हो सकता, ये कोई जनसभा नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, और अनुज जी भी जुड़े थे, अनुज जी का भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त आप बात एक ऐसी खबर की, एक ऐसी चर्चा की जो पूरा देश लगातार करना चाहता है,
बात चैंपियन बेटियों की लगातार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी लगता है कि और करते रहें। दरअसल विश्वास और अवसर से बेटियों को ये पंख मिले हैं। भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप की जीत के लिए उड़ान भरी। महज कुछ साल पहले ही इन खिलाड़ियों के लिए महिला क्रिकेट की राह बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन सरकार की कोशिशों ने रंग लाया और बीसीसीआई से विश्वास और अवसर मिला। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने महिला क्रिकेट टीम को भी हर तरह की बराबरी दी, तो गांवों और कस्बों में भी पलने बढ़ने वाली बेटियां अब जीत रही हैं विश्व कप। बीसीसीआई ने पंख दिया तो बेटियों ने ऊंची उड़ान भरकर दिखा दिया। महिला क्रिकेट को मिले विश्वास और अवसर ने रच दिया इतिहास और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लोग कर रहे हैं बेटियों की वाहवाही। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने भी अखबार में इस पर एक लेख लिखा और कहा कि साल 2025 है बेटियों की उपलब्धियों का साल। सशस्त्र बलों में भी लगातार बढ़ रही है बेटियों की भागीदारी। 30 मई 2025 को इसी साल 17 महिला कैडेट्स राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए से ग्रेजुएट भी हुई। आज महिलाओं का घर, कॉरपोरेट, राजनीति हर क्षेत्र में दबदबा है। बीसीसीआई द्वारा दरअसल साल 2022 में महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन देना ऐतिहासिक रहा और इसमें खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की भी बड़ी भूमिका रही है। नवनीत सहगल ने यह सब कुछ लिखा है अपने लेख में और उन्होंने लिखा, हमारी महिला क्रिकेटर हर भारतीय बेटी की आवाज बन गई हैं। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। बिहार के एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि नारी सशक्तिकरण की इस भूमिका से यानी बिहार की भूमि से आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। ये खुशी ऐसी है जिसको कि बार बार सेलिब्रेट करने का मन करता है। इसे बर्बाद करने के लिए गौरव कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ बात करने के लिए। गौरव, लगातार पूरा देश सेलिब्रेट किए जा रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन ये उड़ान मिली कैसे, इसका जिक्र प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने आज अखबार में एक लेख में लिखा है कि 2022 में बीसीसीआई ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जिससे बेटियों को ये पंख मिले। क्या कुछ बीसीसीआई ने हाल के सालों में फैसले लिए महिला क्रिकेट के लिए? बिल्कुल लालचंद, और इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना चाहिए। पीछे कब हमें चलना चाहिए? 2005 के 2005 का अगर आपको मैं बता दूं, जो वर्ल्ड कप फाइनल जब खेला था, जब ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो थी वो भारतीय महिला क्रिकेट संघ के अंतर्गत में आती थी। तब तक बीसीसीआई ने अपने अंडर में नहीं लिया था जी। तो उस फाइनल में जब टीम खेली थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम को शिकस्त मिली थी, तो पूरे टूर्नामेंट के लिए हर एक खिलाड़ी को महज 8,000 रुपए दिए गए थे। तो वो सजिए वो एक समय था। और उसके बाद 2006 में फिर जब बीसीसीआई ने अपने अंडर में लिया और फिर लगातार जिस तरह से इसको लेकर के नए नए कार्यक्रम जो है वो निकल करके सामने आते रहे, तो उस कड़ी में जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो हमने तब देखा कि जो मौजूदा आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि जिन्होंने बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के दौरान जब वो सचिव रहे थे, तो उस दरमियान उन्होंने 2022 में सबसे पहला ये काम किया कि
आर्थिक तौर पर इन खिलाड़ियों को मजबूती मिले, इसके लिए इनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात ही की गई। इसके अलावा जो समान वेतन होता है जो पुरुष क्रिकेट टीम को मिलता है, उसी के हिसाब से महिला क्रिकेट टीम के लिए समान वेतन की बात की गई, ताकि सबसे पहले तो भरोसा आपके अंदर जगे कि आप जो भी आप खेल रहे हैं, जिस खेल के प्रति आप समर्पित हैं, उसको लेकर के आपको एक जो पीछे से एक जो समर्थन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले किस तरह से जो महिला खिलाड़ी थी, जब वो उन्हें बाहर जाने के लिए जब टूर पे जाती थी तो उसके लिए टिकट, एयरलाइंस के जो टिकट्स होते थे उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स पे बहुत ज्यादा उन्हें निर्भर होना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तेजी से स्थितियां बदली और इस बात को समझा गया, खासतौर से जय शाह ने इस बात को बहुत करीब से जाना और बहुत से समझा कि ये वुमेन क्रिकेट जो है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है, उनमें क्षमता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जड़ से जो मजबूती देने का काम है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरी बात उनको समान वेतन मिले, साथ ही साथ यो टेस्ट जो कि पुरुष क्रिकेट टीम के लिए तो बहुत पहले से था, लेकिन महिला खिलाड़ियों के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी जो थी वो नहीं देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने यो टेस्ट किया, टेक्निकल आधार पर भी खिलाड़ियों को सपोर्टिंग स्टाफ दिए गए। इसके अलावा उनको सबसे बड़ी जरूरत थी कि उन्हें एक्सपोजर ज्यादा मिले, बाहर जाकर खेलने के मौके मिले। तो हमने ये देखा है कि हाल के दिनों में बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बाकी खेलों में भी हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। कुल मिलाकर के पूरा माहौल बदला है। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, तो उसी बात पे आते हुए बात कर रहा हूं कि जिस तरह से क्रिकेट में तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये परिवर्तन की लहर दौड़ी, लेकिन अगर बाकी खेलों की बात करें तो हमने वहां पे देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत न केवल खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मजबूत किया गया, बल्कि खेलो इंडिया के ही तहत जो स्काउट स्कीम है, जहां पर टैलेंट हंट जो है वो देखा जाता है, तो और उसका असर भी हुआ है, उसका असर भी हुआ है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उसका भी असर हुआ। इसका जिक्र प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने अपने लेख में भी किया है। शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।